नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कानपुर हिंसा पर योगी सरकार अब सख्त हो चुकी है। कानपुर झड़प में अब तक आपको बताएं कि 11 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आरोपियों पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा पुलिस टीमों ने रात भर सर्वे ऑपरेशन चलाया है, जिसमें बैकनगंज थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में यह ऑपरेशन चलाया गया है। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हिंसा से जुड़े 30 वीडियो अब तक पुलिस को मिले हैं, जिसमें बैकनगंज थाने में 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। 40 नामजद और 1000 अज्ञात पर मुकदमा जफर हयात हाशमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। MMA जौहर फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष बताएं आपको जफर हयात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर में जो हिंसा हुई थी इसको लेकर अब योगी सरकार साफ तौर पर सख्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि तमाम आरोपी जो हिंसा में शामिल हैं, आपको बताएं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गुंडा एक्ट के तहत यानी कि गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। जी नितिन, जो हिंसा सामने आई है कानपुर में, अब इसको लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है। तमाम आरोपियों के खिलाफ सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको लता जी बताना चाहूंगा कानपुर हिंसा में सीएम योगी सख्त काफी नजर आ रहे हैं, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कहीं ना कहीं 35 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है और जिनके खिलाफ ज्यादा मामले दिख रहे हैं कि ये इससे पहले भी लिप्त रहे हैं ऐसे मामले में, तो उनको सीधे तौर पर जेल भेजा जा रहा है। कानपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख इख्तियार किया है। हिंसा में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में भी कल कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और ऐसी घटना लखनऊ में न देखने मिले, उसके सारे इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों को सीधे तौर पर आदेश दिया गया है। वहीं एडीजी लाभ प्रशांत कुमार ने लखनऊ के अलावा कानपुर में जो ये मामला सामने आया था उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो लोग हिरासत में लिए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और देखा जाएगा इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शनिवार को यानी आज सीएम योगी शनिवार को साफ कर दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी दोषियों से सख्ती के साथ निपटने का आदेश जारी कर दिया है। इस घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल वहां भेजा गया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। कानपुर हिंसा मामले में आपको बताना चाहूंगा अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 35 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 18 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजने की बात कही जा रही है। योगी के आदेश से आपको बताना चाहूंगा कि सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और उनकी संपत्ति पर जब्त करने व बुलडोजर चलने की बात। बिल्कुल, तो नितिन, जिन 18 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया, हालांकि लगातार पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है, तो क्या निकलकर सामने आ रहा है कि झड़प आखिर कहां से शुरू हुई, किसकी इस पर पूरी गलती थी? बिल्कुल बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगी कि दो पक्षों में झड़प हुई थी। दुकान बंद करवाने को लेकर एक पक्ष इसमें राजी था कि दुकान बंद करी जाए, दूसरा पक्ष कह रहा था दुकान खोली जाए। उसी को लेकर ही झड़प हुई थी। शुरुआत में हल्की फुल्की झड़प हुई थी, ये देखते ही देखते वह विकराल रूप ले लिया, पत्थरबाजी और आंसू बम जैसे देखने को मिल गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो भीड़ दिखी थी, छोटे छोटे बच्चों को ज्यादातर देखा जा रहा था इस झड़प में, जिनकी उम्र 16 से 17-18 साल उम्र थी, ज्यादा उम्र नहीं थी। वो बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए बहुत बड़ा विषय बनता है, क्योंकि लगातार अगर इस तरह की घटना सामने आती रहेंगी तो उस पर कोई ना कोई ठोस कदम जरूर सरकार उठाएगी, यह बात जरूर कही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 70 किलोमीटर पर प्रोग्राम हो रहा था और कानपुर में राष्ट्रपति मौजूद थे और उसके अलावा प्रधानमंत्री, सीएम और राज्यपाल सभी लोग मौजूद थे। उसके बाद इस तरह की घटना अगर देखने को मिलती है तो बड़ा निंदनीय है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का चरण काफी सख्त नजर आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर नई तैनाती को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ लखनऊ से कुछ अफसरों को वहां भेजा जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही
थी उनको कहीं ना कहीं काबू पाने की बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो घटनाएं देखने को मिली उसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि या पुलिस साजिश के तहत तो नहीं किया गया, क्योंकि इसकी जांच चल रही है। वाकई हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों कानपुर में जब बड़े बड़े नेताओं का वहां पर जमावड़ा था, राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे हुए थे, तो ऐसे में किस मंशा से ये हंगामा किया गया। बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कानपुर में मामूली सी बात को लेकर हालांकि झड़प ज्यादा बड़ी हो गई, जिसको लेकर अब हालांकि 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर इस पूरे मामले के उन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी गण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहां के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी। कानपुर में एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है। ठीक है हटो थोड़ा बस स्थिति कंट्रोल में है। मैडम एक मिनट, अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन करेंगे। कुछ लोग नए लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विद इन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान सामान्य है। अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। अमित शाह का पंचकुला दौरा। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे शाह शाम 7:30 बजे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 13 जून तक चलेगा खेल उत्सव। इसके अलावा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 एथलीट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं।
ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें 7,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शनिवार शाम 7:30 बजे आगाज किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका शुभारंभ करेंगे। 4 से 13 जून तक चलने वाले खेलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में देश भर के करीब 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ भाग लेगा। यहां 1866 पदकों के लिए खिलाड़ी मैदान में दम दिखाएंगे। इनमें 545 स्वर्ण, 545 रजत और 776 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं 25 खेल 5 स्थान पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल खेल परिसर मुख्य आयोजन स्थल पर किया जाएगा। वहीं करीब 7,000 दर्शकों के बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज गोरखपुर दौरा है। दोपहर करीब 12:15 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे कोविंद। आपको बताएं, इसके अलावा गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। तत्व विवेचनी का लोकार्पण भी वो करेंगे। इसके अलावा गीता प्रेस परिसर में अपने विचार भी रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति आपको बताएं कि व्यक्त करने वाले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। 5 जून को संत कबीर नगर जाएंगे राष्ट्रपति और इसके अलावा आज गोरखपुर दौरे पर राष्ट्रपति हैं, जिसमें कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें कि करीब दोपहर 12:30 बजे गोरखपुर वो पहुंचेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस का भ्रमण करेंगे। वो गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करते हुए आर्ट पेपर पर छपी श्री रामचरितमानस के विशेष अंक और गीता तत्व विवेचनी का विमोचन करने के साथ ही यहाँ के लीला चित्र मंदिर का अवलोकन भी करेंगे। राष्ट्रपति गीता प्रेस परिसर में आयोजित समारोह में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। इसके अलावा उनके साथ राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बिहार दौरा, आज से 2 दिवसीय दौरे पर हैं मनसुख मंडाविया। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मनसुख मंडाविया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जाने वाले हैं, जहां पर कई नेताओं से मुलाकात वो करेंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है, इसको लेकर भी हालांकि हालचाल मंत्रियों से जानेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बिहार का दौरा आज से शुरू हो रहा है, जो कि 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें कई कार्यक्रमों में मंडाविया शामिल होंगे और साथ ही साथ मंत्री नेताओं से कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्या और पलायन को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं ने बयान देकर कश्मीर से हिंदुओं का पलायन रोकने की केंद्र सरकार से मांग की है। वो पार्टी ने इस मुद्दे पर आगामी 5 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है। अलावा आपको बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हो रहे पलायन को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है उसे पूरा देश चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि एक पलायन 1990 के आसपास हुआ था और ये दूसरी बार
पलायन कश्मीर में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र राजधानी गैरसैंण की जगह अब देहरादून में 14 जून को होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सत्र का स्थान और उसकी तारीख बदल दी है। सरकार ने विधानसभा सत्र गैरसैंण में 7 जून से करने का निर्णय लिया था। इस परिवर्तन का प्रमुख कारण बीच सत्र में राज्यसभा चुनाव, चारधाम यात्रा पर भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की व्यवस्था का दबाव और सभी जिलों में चल रही पुलिस भर्ती को माना जा रहा है। विधानसभा सचिव को भेजे पत्र में यह कहा गया है कि राज्य की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 14 जून मंगलवार से 20 जून सोमवार तक देहरादून विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जिसमें चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे अखिलेश यादव। सुल्तानपुर के चारों हारे प्रत्याशी आज दरअसल लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहां पर समीक्षा बैठक में हार के कारणों को लेकर मंथन किया जाएगा। हार के कारण जो है वो नेता अखिलेश यादव को बताएंगे। समीक्षा बैठक में लम्बुआ, सदर, कादीपुर और सुल्तानपुर विधानसभा के प्रत्याशी इसमें मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक के बाद आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव 2024 की स्ट्रैटेजी को लेकर भी एक खास रणनीति बनाई जाएगी। बताएं कि जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें हार की समीक्षा बैठक अखिलेश यादव आज करने वाले हैं, जिसमें आपको बताएं कि सुल्तानपुर के चारों जो हारे प्रत्याशी हैं वो अखिलेश यादव से लखनऊ में आज मिलेंगे और क्या कुछ हार का कारण रहा, इसके पीछे क्या क्या अहम मुद्दे रहे, क्या क्या अहम वजह रही, इसको लेकर खास बातचीत की जाएगी। जिसमें समीक्षा बैठक में लम्बुआ, सदर, कादीपुर और सुल्तानपुर विधानसभा के प्रत्याशियों को आखिर क्यों जनता ने नहीं चुना, इन तमाम मसलों को लेकर खास बैठक होने वाली है। जिसमें आज इन विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने खड़े किए थे वो अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात करेंगे और हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। हार के वजह पर समीक्षा बैठक की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि हार के बाद समाजवादी पार्टी लगातार समीक्षा मंथन कर रही है। ऐसे में सुल्तानपुर के साथ ही आपको बताएं जो अलग अलग सीटें हैं, संभुआ, लम्बुआ, सदर, कादीपुर, इन सीटों पर आखिर क्यों प्रत्याशी हारे, इन पर आज खास मंथन किया जाएगा। की चारों सीटों पर आखिर कहां पर कमी रह गई, इन बातों को लेकर खास चर्चा अखिलेश यादव से की जाएगी। पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, सुल्तानपुर की चारों सीटों को लेकर आज अखिलेश यादव से खास मंथन वहां के प्रत्याशी करने वाले हैं, क्या कुछ खास जाने इस बैठक को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब समाजवादी पार्टी में चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहिए कि जो हार का प्रमुख कारण है उसको खोजने के लिए, उसमें मंथन करने के लिए अब जिलेवार बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत सुल्तानपुर में चारों सीटों पर हार मिली है और उसको लेकर मंथन बैठक है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता बैठक करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर चारों सीटें क्यों हारे, क्या कारण है कि वो जनता तक नहीं पहुंच पाए। तो इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नेतृत्व करेंगे बैठक का और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह रही कि सुल्तानपुर की चारों सीटें हम हार रहे हैं। जी, हालांकि लगातार मंथन समाजवादी पार्टी कर ही रही है और ऐसे में अब सुल्तानपुर की चारों सीटों को लेकर मंथन होने वाला और ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी आज। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अब 2024 का बिल्कुल बच चुका है, जहाँ सभी पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी नियुक्त कर रही है और आपको एक खास बात बता दें कि उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसकी तैयारियां आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक का दौर शुरू हो चुका है। इसको भी लेकर
जी, चलिए बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जो समीक्षा बैठक है, मंथनों का दौर है, वो समाजवादी पार्टी में जारी है और जिलेवार तरीके से क्या क्या हार के पीछे कारण रहे, इनको लेकर खास मंथन किया जा रहा है। अखिलेश यादव खुद एक एक प्रत्याशी से मुलाकात कर रहे हैं ताकि हार के पीछे की वजह को जान सके और खास मंथन कर उन तमाम वजहों को रेक्टिफाई करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने संतों के साथ बड़ा ऐलान किया है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद। जी हां, 71 लोगों के साथ मस्जिद परिसर में पूजा करेंगे, ये ऐलान उन्होंने किया है। जिला प्रशासन ने पूजा करने की हालांकि अनुमति नहीं दी है। सुरक्षा शांति व्यवस्था को लेकर आपको बताएं कि हाउस अरेस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा भीलूपुर थाना क्षेत्र की पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर सकती है। विद्या मठ के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूजा अर्चना का प्रयास किया जाएगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी। ये डीसीपी का बयान इसको लेकर सामने आ चुका है। इसके अलावा वाराणसी का ज्ञानवापी परिसर मंदिर है या मस्जिद, अब इस मामले में कोर्ट का फैसला हालांकि आना बाकी है। और इसी बीच काशी में अब ज्ञानवापी परिसर में अभिषेक का जो मामला है वो गर्मा गया है। इसी को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने संतों के साथ आज परिसर में पूजन करने का ऐलान कर दिया है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वाराणसी से राम सुंदर जुड़े। जी राम सुंदर, जिस तरीके से अभी कोर्ट का इस पूरे मसले पर फैसला आना बाकी है, लेकिन ऐसे में संत समाज मस्जिद में जाकर पूजा करने का ऐलान कर रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद काशी नहीं बल्कि देश के एक बड़े शंकराचार्य पीठ से संबंध रखते हैं और वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं। और वो विद्या मठ को जो काशी में स्वरूपानंद जी का आश्रम है विद्या मठ, उसको देखते हैं। उसके लिए वो एक बड़े जन भावना जो जिस प्रकार से वहाँ मिला है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को इस दर्शन पूजन करने के। जिला प्रशासन का स्पष्ट आदेश है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए, वहां पर किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन भी अपने जिद पे अड़ा हुआ है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी अपने जिद पे अड़े हुए कि हम जाएंगे। लेकिन राम सुंदर जी, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जी राम सुंदर जी, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है तो ऐसे में क्यों कोर्ट के फैसले के खिलाफ हालांकि संत समाज जा रहा है, क्योंकि अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुना है। और ऐसे में इस तरीके के ऐलान कर देना जाहिर तौर पर माहौल को और ज्यादा खराब करने को लेकर एक पूरा वाकया हो जाता है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आती है कि इस पूरे मामले में लगातार जो है अभी तक जिला प्रशासन और सारे लोगों ने धैर्य पूर्वक काम किया और अभी तक वाराणसी की शहर की कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी गई। लेकिन जिस प्रकार से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस तरह से अड़े हुए हैं, जिद पे अड़े हुए हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से उनको घर के अंदर ही उनको एक तरह से उनका जो मठ आश्रम है उसके अंदर ही उनको नजरबंद कर दिया और उनके मठ के पूरे चारों तरफ पुलिस को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया है। ये भी पुलिस फोर्स जी नजरबंद उन्हें किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे चाक चौबंद सुविधा के साथ खड़ी है ताकि कोई भी माहौल ना खराब हो। बहुत शुक्रिया आपका राम सुंदर तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से अभी ज्ञानवापी मसले को लेकर कोर्ट का फैसला आना बाकी है और ऐसे में संत समाज की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि मस्जिद में पूजा पाठ किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस शांति व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।